मेरे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, और पार्ट नंबर 19 अपने इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज अपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर का। वैसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या फिर आपके क्या हैं कि जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो रह जाएंगे, ठीक है ना। बुक के क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस वो अपने डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये लास्ट पार्ट है इसका। वैसे तो अपने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया 98%। अब आज वाला पार्ट क्या है कि जो आपका डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस थी थोड़ी सी, तभी मैंने इस पर अलग पार्ट बनाने की सोची। तो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है जो अपने मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। वैसे आपकी बुक में इस नाम का कोई टॉपिक नहीं है। इसमें क्या है, दो टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बुक में दिखा देता हूं कि बुक में कौन से पॉइंट है ये वाले और कहाँ पे है ये वाले, ठीक है ना। तो बुक से देख के, यानी कि कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर कौन सा करवा रहे हैं, तो वो आपको बुक से बता देता हूँ, फिर अपने इसको करते हैं। तो देखो बच्चों, बुक में कहाँ पे है ये वाला पॉइंट जो आपको मैं अब करवा रहा हूँ। एक तो ये चीज़ रह गई थी, आपने जो मैंने इलेक्ट्रिक यूनिट बताया था ना, उसमें ये वाली चीज़ थी यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। ये सारी चीज़ रह गई थी एक तो। और एक इसमें क्या रह गया था, लास्ट में आप जब इलेक्ट्रिक पावर वाला पॉइंट करते हो तो यहाँ लास्ट में ये लिखा हुआ है कि द इक्वेशंस, इनका बहुत ही क्या है आगे योगदान है, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये चीज़ें रह गई थी और एक न्यूमेरिकल है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूमेरिकल, वो अपने को करना है, ठीक है ना। तो ये कई चीज़ें थी जो आपको यानी कि रह गई थी करवाने वाली। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला जो पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ आपको कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था क्या होती है, यूनिट बोल देते हैं अपने, जो यानी कि डेली लाइफ में अपनी इसके काम में लेते हैं जो यूनिट इसकी, वो क्या होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या इसको इलेक्ट्रिक यूनिट अपने कह देते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक यूनिट को अपने क्या लिखते हैं, 1 किलोवाट इंटू आवर, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था जब ये इलेक्ट्रिक यूनिट आपको पिछले यानी टॉपिक में मैंने करवाई थी कि एक इलेक्ट्रिक यूनिट जो अपने घरों में यूनिट काम में आते हैं, जो मीटर अपने चेक करते हैं ना, तो अपने कहते हैं कि बिजली का बिल इतने यूनिट आ गया, तो वो यूनिट एक्चुअल में जो फिजिक्स में उसका क्या होता है, उसको किलोवाट इंटू आवर बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, वाट किसका मात्रक है, यानी वाट किसकी यूनिट है, पावर की होती है, ठीक है। और आवर किसकी होती है, टाइम की। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम आपको पता है क्या होता है, वर्क होता है, क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होती है। तो इस टी को अब मैं इससे अगर क्या करूं, पावर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, वर्क के इक्वल बन जाएगा, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रिक यूनिट है वो 1 किलोवाट इंटू आवर के इक्वल होती है। अब देखो 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट को अपने क्या लिखते हैं, 1000 वाट, ठीक है। और जो आवर है, आवर को 1 आवर जो होता है आपका, उसको क्या है, कितने सेकंड के इक्वल होता है, आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पहले मिनट को मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, फिर जो आपको क्या दिया हुआ आवर है इसको फिर से क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर देंगे 60 से। तो मतलब 36,000 क्या हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो जब इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और 3600 को, तो अपने पास क्या आएगा, वैसे तो देखो 36 बनेगा ये, और इनटू में क्या बनेगा, 10 की पावर 3 ये, और 10 की पावर 2 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो ये 10 की पावर 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 की पावर 5। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब कैलकुलेशन ट्रिक आपको करवाई थी, फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन ट्रिक है, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, जब मैंने पावर वाला करवाया था, कि इसको अपने पॉइंट में लिखते हैं, और ये क्या है, साइंटिफिक फॉर्म होती है किसी भी जो नंबर है उसको लिखने की। तो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिखते हैं। और ये वाला कन्फ्यूजन भी दूर किया था कि 36 से 3.6 हो रहा है, मतलब बड़े से छोटा हो रहा है।
तो बड़े होकर भी छोटे होना एक पॉजिटिव बात होती है, तो मतलब पावर क्या होगी, 1 पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो बात मैंने बोली, अगर किसी ने कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये पावर को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड को अपने क्या लिख देते हैं, जूल लिख देते हैं। समझ आया, क्योंकि जो वॉट होता है वो आपको पता ही है, वॉट किसके इक्वल होता है, वॉट अगर मैं लिखूं तो आपने लिखा था जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड को ही वॉट लिखा था, और वॉट इनटू सेकंड, जब वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जूल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने जूल, मतलब कि आपका जो एक यूनिट जब आप क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो इतने जूल एनर्जी मतलब आपने क्या कर दी, खर्च कर दी। समझ आई, इतने जूल एनर्जी आपने क्या करी, यूज में ले ली है, ठीक है। तो आपके घरों में जो मीटर लगा होता है ना बिजली वाला, वो क्या है, उससे अपने यूनिट मापते हैं। वो एक्चुअल में किसको मापता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मापता है, क्योंकि एक यूनिट है वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही यूनिट है वैसे भी, ठीक है ना। एक तो यूनिट उसका नाम है, और दूसरा यूनिट क्या है कि जो जैसे अपने फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं तो वो यूनिट है, फिजिक्स वाली यूनिट है, ठीक है। तो मतलब वर्क डन को शो करता है जो अपना एक यूनिट होता है, या एनर्जी को शो करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। समझ आई। तो आपको जब भी यूनिट में दे रखा हो, या 1 किलोवाट आवर, कितने भी किलोवाट आवर दे दे, तो उसको अगर आपको जूल में चेंज करना हो तो 3.6 इंटू 10⁶ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, जूल्स लॉ दिया हुआ है। वैसे हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर 11th क्लास में ये जूल्स लॉ पढ़ा हो, वहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। जितना दिया उतना की पढ़ाऊंगा मैं। अब ऐसे नहीं मैं जूल्स लॉ पर पूरा लेक्चर दे दूँ, इस पर पूरा लेक्चर भी दिया जा सकता है, लेकिन जितना यहाँ पे यूज होगा बस उतना ही करवाऊंगा मैं। समझ आई बात। तो देखो, यूजिंग जूल्स लॉ वी कैन फाइंड इक्विलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। अब जूल ने एक लॉ दिया था अपना, जूल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। जो जितनी भी फिजिक्स में यूनिट हैं वो सारी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखी हुई हैं, उनके सम्मान में उनको क्या है, यूनिट का नाम रख दिया है। तो अब जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या किया कि एक इक्वेशन दी, एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूले के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो वर्क डन है, कि जब भी अपने किसी चीज़ पर वर्क डन करते हैं वो कितनी हीट बन सकती है उस वर्क डन से, उसको चेंज किया। जैसे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी ना, मास एनर्जी वाली, E = mc² वाली, तो अपने ऐसे तो नहीं भी मास को एनर्जी में अभी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसने इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया भी, अगर इतना मास हो तो उससे इतनी एनर्जी अपने ले सकते हैं, अगर उसको सी वेलोसिटी से अपने क्या कर दें, मूव करवा दें। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये कहता है कि जो वर्क डन अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर करते हैं वो वर्क डन हीट के फॉर्म में अपने उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क डन और हीट में इसने फॉर्मूला बताया, या आप कह सकते हो एनर्जी और हीट में। तो हीट भी एक तरह की एनर्जी ही है। जैसे अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर वर्क को हीट में चेंज कैसे कर सकते हैं, जबकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ नहीं है बच्चों, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी पिछली बार, 5वें चैप्टर में थी आपके 11th क्लास के, ठीक है। तो वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम जब आपने पढ़ी तो वहाँ क्या आया था कि जो आप वर्क डन करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही चीज़ जूल कह रहा है, हीट भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी ही है। हीट क्या है, एक एनर्जी ही है। तो वर्कडन भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही होती है। तो इस वर्कडन को अपने एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मतलब हीट में चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए जूल ने एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला है आपके पास W = JH। अब W तो जो वर्कडन है वो है, H यहाँ पे हीट है, और J जूल्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इक्विलेंट, इसको मैकेनिकल इक्विलेंट ऑफ हीट भी बोल देते हैं, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, मैकेनिकल इक्विलेंट ऑफ हीट। ये एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, H यहाँ पे हीट है। तो अब जूल के फॉर्मूले से अगर अपने हीट की वैल्यू निकालें तो H = W/J बन जाएगी इस ऊपर वाले से। अब W की वैल्यू आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है वो अपने क्या लिखते हैं, या तो VIT या I²RT या V²T/R। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी, ये जूल कहता कि आप इससे जो वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले से वो कैलोरी में आएगी। एनर्जी की यूनिट होती है ना कैलोरी, ये उसमें आएगी। अब उसमें क्यों आएगी वो अभी आपने आगे पढ़ते हैं। जूल ने बताया कि आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन आपको जो एनर्जी मिलेगी या हीट की अमाउंट मिलेगी वो कैलोरी में मिलेगी, हीट की अमाउंट। अब क्यों, क्योंकि जूल ने बताया कि जो जे है ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, और इसकी वैल्यू उसने बताई 4.2 जूल बटा कैलोरी। इसकी जो यूनिट है वो जूल बटा कैलोरी है।
अब आप कहोगे कि सर कांस्टेंट है तो यूनिट कैसे होगी इसकी, ठीक है ना, सोचने वाली बात है। तो आप एक चीज़ देखो कि जूल और अपॉन में कैलोरी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैंने दे दिया भी 1 kg और अपॉन में दे दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो इसकी वैल्यू निकालो आपको मैंने कह दिया, तो आप पता क्या करोगे, आप कहोगे कि सर जो 1 kg है ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना, तो 1000 ग्राम आ गया और अपॉन में 100 ग्राम आ गया, तो 100 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे ग्राम है उससे ये वाला ग्राम कैंसिल, मतलब 10 आ जाएगा डायरेक्ट अपने पास, 10 इन दोनों का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो अब वही चीज़ है यहाँ पे, किलोग्राम और ग्राम दोनों है, देखने में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लग रही हैं लेकिन है दोनों किसकी, मास की, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कि जूल और कैलोरी देखने में अलग अलग लग रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन है ये एनर्जी की यूनिट, जूल भी एनर्जी की है और कैलोरी भी एनर्जी की है, तो दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा टर्म, ठीक है। अब जे की वैल्यू 4.2 जूल बटा कैलोरी होती है, और इसने यहाँ पे एक और रिलेशन निकाला था जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। इस कैलोरी को इधर ले जाएं तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की वजह से आपको मेरे चलो याद आ गया कि मेरा सिलेक्शन रुक गया सरकारी नौकरी में यानी गवर्नमेंट जॉब में, कैसे कि जूल बटा कैलोरी, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये 2018 का जो रीट का पेपर था उसमें आया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, उन्होंने ऐसे डायरेक्ट ना दे के उन्होंने 1.4.2 ऐसे करके दे दिया और एक ऑप्शन में जूल बटा कैलोरी डाल दिया, कैलोरी बटा जूल डाल दिया, यानी इसको रिवर्स कर दिया उन्होंने। तो इस रिवर्स के चक्कर में क्या हुआ, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। और उस गलत क्वेश्चन का लॉस देखो मुझे क्या हुआ कि रीट जो 2018 का पेपर है, जो राजस्थान में क्या होता है टीचिंग एग्जाम होता है रीट का, तो उसमें मेरे 112 नंबर आए थे, ठीक है ना, 150 में से 112 नंबर आए थे। और जो मेरी परसेंटेज बनी थी यानी टोटल जो इसमें परसेंटेज फाइनल मेरिट के लिए वो 73.41 बनी थी, 73.41, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन मेरा जूल वाला सही हो जाता तो 113 नंबर बनते मेरे, और इससे जो मेरी परसेंटेज बनती ना इस एक नंबर से, वो 73.87 बनती, 73.87, अब बनी 4.41 और ये 0.87 बनती। तो अब हुआ क्या कि जो हमारी कट ऑफ थी वो 73.51 गई है, ठीक है। यानी कि इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, फाइनल सिलेक्शन होने से, नहीं तो आज गवर्नमेंट टीचर होता मैं, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है, यानी कि आप कह सकते हो कोई 0.10 का फ़र्क रह गया सारा, एक नंबर का 10वां हिस्सा, 1% का 10वां हिस्सा, ठीक है ना। तो उतने का फ़र्क रह गया, तो इस कारण क्या है कि मैं टीचर नहीं लग पाया सिर्फ इस एक क्वेश्चन की गलती से। तो एक क्वेश्चन भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है ना। तो तभी क्या है, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा करो। हाँ, पेपर में इतना प्रेशर होता है कि अब देखो फिजिक्स का टीचर होते हुए भी मेरे से फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि कई बार तो अपने को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और कई बार अपने ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे को आता है इतना कह के ध्यान नहीं देते हैं, तो वो 100 से 99 नंबर भी हो सकते हैं आपके, और वो 99 आने का आपको जितनी खुशी होगी उतना दुख उससे ज़्यादा होगा कि काश एक नंबर और आ जाता, ठीक है ना। तो तभी आपको क्या है, हर एक टॉपिक बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ही ध्यान से किया करो। तो ये तो चलो 12वीं क्लास है, कोई बात नहीं, इसमें तो परसेंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ये बात जब गवर्नमेंट जॉब किया जाए ना तब बहुत ही यानी कि बड़ी बात हो जाती है, वो मुझे भी बहुत दुख लगा था। चलो कोई नहीं, भगवान से अपने प्रार्थना करते हैं कि मिल जाए जल्दी जल्दी। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो शायद मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता वैसे, ठीक है, ये भी लॉकडाउन के कारण ही लगा हूँ। तो वो भगवान ने जो करवाना होता है वो करवा ही लेता है अपने से, वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता होता है, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव रहो आप, कभी भी नेगेटिव अपने दिमाग मत यानी कि नेगेटिव सोच अपने दिमाग में मत लाओ। तो देखो क्या है नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम्स एंड अदर प्लेसेस देन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स देयर विल बी ए लॉस ऑफ पावर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर में से आ गया। अब इतनी लाइन क्या कहती है अपने को, समझो उसको भाई, एक बार आप उस लाइन की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देख के समझो भाई। क्या होता है कि जब भी आपको पता है अपने घरों में लाइट आती है, जो वो लाइट कहाँ से आती है
कि जो यहाँ पे ग्रिड होते हैं या पावर स्टेशन होते हैं, या जिसको अपनी हिंदी में बिजली घर बोल देते हैं, ठीक है, सामान्यतः बोलचाल में बिजली घर बोल देते हैं, तो वहाँ से आती है, ठीक है। तो वहाँ से जो लाइट आती है वो वायर्स के थ्रू आती है। अब उस वायर के थ्रू जब लाइट आती है, लाइट मतलब लाइट तो अपने वैसे बोल देते हैं, एक्चुअल में क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है, वही एनर्जी अपने घरों में आती है और वही एनर्जी से अपने बहुत सारे काम करते हैं। अब वही एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है, लाइट एनर्जी में। बल्ब उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हीटर उसको क्या है कि एक जो विंड एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर देता, हवा देता अपने को गर्म, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन चलता है, जो अपने सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं घरों में यूज करते हैं अपने। तो अब होता क्या है कि जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ से आती है तो जो रेजिस्टेंस है वायर का, वायर के थ्रू आ रही है तो वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो अब उस वायर के रेजिस्टेंस के कारण देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है। कारण क्या है उसका कि H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये हीट का एक फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। ये आपने आई स्क्वेयर आर टी या आई स्क्वेयर आर टी बट अपॉन में जी। तो अब क्या है कि जब करंट फ्लो होता है तो मतलब उसमें हीट जनरेट होती है, तारें गर्म हो जाती हैं, जो वायर्स होती हैं जिसके थ्रू आती है। अब किसके कारण गर्म होती हैं, उनके रेजिस्टेंस के कारण। समझ आई, मतलब कि जितनी एनर्जी आ रही है उसका कुछ ना कुछ रास्ते में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे इसने एनर्जी वर्ड ना यूज करके पावर वर्ड यूज किया है आपकी बुक में। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिक पावर अपनी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कारण उसके पीछे सुन लो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है इलेक्ट्रिक पावर, उसका नाम बदल दिया बस, और उसका थोड़ी सी क्या है डेफिनेशन चेंज कर दी। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जितनी अपने ट्रांसफर हुई घर में वो टोटल एनर्जी है, लेकिन एक सेकंड में कितनी एनर्जी तो ट्रांसफर हुई अपने घर पर आई एक सेकंड में, ठीक है, उस एनर्जी को अपने पावर बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी बात एक ही है, ठीक है ना, समझ आई। वो बस एक सेकंड के लिए है, वो टोटल टाइम के लिए, उसमें टोटल एनर्जी ले लेते हैं, इसमें एक सेकंड की एनर्जी लेते हैं, अभी कितनी फ्लो हुई है। समझ आई बात। तो यानी कि इसमें जो आपकी बुक में जो वर्डिंग दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पावर है उसका लॉस होता है रास्ते में। पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म है, मतलब पावर का रास्ते में लॉस होता है, किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण, वायर के। तो अपने क्या है कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं भी पावर तो लॉस होगी होगी, लेकिन वो कम से कम पावर लॉस हो, इसलिए अपने क्या है एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट करते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या करते हैं ये देखो कि वी वांट सच एन अरेंजमेंट इन विच ट्रांसमिशन ऑफ पावर लॉस वुड बी मिनिमम, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं अपने जिसमें पावर लॉस क्या हो, मिनिमम हो, बहुत ही कम से कम पावर लॉस हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपके, और ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, और आपको ना ही डेरिवेशन में पढ़ना है, कहीं नहीं आएगा ये, चाहे आप फिजिक्स एमएससी तक कर लो, कहीं फॉर्मूला ये नहीं आएगा आपका। हाँ इलेक्ट्रिसिटी में करते हो फिर तो चाहे आ जाए, लेकिन वैसे आपको बीएससी वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला यहीं पे ही है। क्या कि इफ पी पावर इज ट्रांसमिटेड टू ए डिवाइस ऑफ वोल्टेज वी थ्रू ए केबल ऑफ रेजिस्टेंस आरसी, यानी एक पावर है या एक एनर्जी है, उसको आपको क्या करना है, पी या उसकी वैल्यू, और उसको अपने क्या करना है, वी वोल्टेज पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। भी घरों में भेजनी है ट्रांसफार्मर से, पी पावर है अपने पास टोटल और वी वोल्टेज है, ठीक है, और केबल है जिसके थ्रू वो क्या आ रही है, जा रही है घरों में, या आप कह सकते हो कि पावर स्टेशन से हमारे घरों तक जो आ रही है उस वायर्स का जो टोटल डिस्टेंस है वो आरसी है। तो अब ये कहता कि पावर लॉस, जो रास्ते में पावर लॉस हो जाएगी, मतलब पावर रेजिस्टेंस के कारण नष्ट हो जाएगी, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो नष्ट होगी, उसकी वैल्यू अपने इस फॉर्मूले से लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, यानी कि किस लिए अपने इसको यूज करते हैं, या ऐसा कुछ आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। पीसी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर आर सी बटा वी स्क्वेयर। पीसी है पावर लॉस, पी है जो पावर आपको ट्रांसफर करनी है टोटल, आर सी जो वायर का रेजिस्टेंस, और वी जिस वोल्टेज पे आप उस पावर को भेज रहे हो। तो अब अपने यहाँ पे देखते हैं कि जो पावर लॉस है, ये पावर लॉस क्या है, जो ये V है, V यानी वोल्टेज है जिस पे आप भेज रहे हो, इसके क्या है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप वोल्टेज हाई रखते हो तो पावर आपकी बहुत ही कम लॉस होगी। पावर का लॉस क्या होगा? कम होगा, मतलब एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, ये इस फॉर्मूले से अपने को पता लगता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं किसके लिए? वायर्स के लिए। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ड्यू टू दिस रीजन इन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट इज पास्ड एट हाई वोल्टेज। अब होता क्या है कि इसके कारण क्या होता है कि अपने क्या करते हैं, वोल्टेज बहुत हाई रखते हैं। आपने सुना होगा डेली लाइफ में कि 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट वाली तार जाती है जिसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी बड़ी वोल्टेज वाली तारें, आपने कभी ये सुना है कि इतने एम्पियर वाली वायर है ये, या इतने एम्पियर करंट इसमें से जा रहा है? कभी नहीं सुना होगा। आप यही सुनते हो कि 11,000 वोल्टेज की वायर है, ये 33,000 वोल्टेज की वायर है, ये 99,000 वोल्टेज की, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे अपने क्यों बेचते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को? कारण उसका ये है कि जो आपका क्या है, पावर लॉस है ये वाला, ये बहुत ही कम होता है अगर वी की वैल्यू अपने हाई रखते हैं तो सीधी सी बात यह है कि पावर लॉस से बचने के लिए क्या है, अपने हाई जो वोल्टेज है उस पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं घरों में। तो यही कारण है इसका। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक और बता दूँ एक्स्ट्रा, वैसे तो वो 10वें चैप्टर में आएगा। P इज इक्वल टू वी इंटू आई फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, V इंटू आई। अब जब वोल्टेज बहुत हाई होती है, मान लो आपको यहाँ पे 100 जो वाट है ये पावर ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, और आपने वोल्टेज ले रखी है यहाँ पर 25 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी? 4 एम्पियर होगी ना। ठीक है, अब जितनी वोल्टेज पीछे से आती है, मान लो 11,000 वोल्टेज की वायर है, तो आपके घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट वाली वायर आती होती है। कितने वाली आती है वायर? 220 वोल्ट वाली वायर आती है। ठीक है, तो अब जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, वो क्या करता है, ये देखो मैंने एग्जांपल बताया था भी ये 100 है और इसकी वैल्यू क्या है? 25 है। ये 25 मतलब अपने इसका कंपैरिजन 11,000 वोल्टेज से कर सकते हैं। तो जो पावर है वो क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को उतनी रखता है। भाई जो इनपुट पावर है ये पीछे से आ रही है पावर, जो क्या है 11,000 वोल्टेज वाली लाइन ला रही है, जो यहाँ पे 25 वोल्ट वाली लाइन है। ठीक है, अब यही पावर घरों में बेचनी होती है जितनी पीछे से आ रही होती है। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है बीच में, ये क्या करता है, ये इस जो ये वाली वोल्टेज है इसको कम कर देगा। इसको क्या कर देगा, मान लो उसने 5 वोल्ट कर दिया और करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक से क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, मतलब 20 एम्पियर का करंट, मतलब कि वोल्टेज को लो कर देता है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, पावर उतनी रखता है, पावर अपने को लगभग उतनी ही मिलती है, थोड़ा बहुत लॉस होता है लेकिन लगभग उतनी ही पावर मिलती है जितनी पीछे से आ रही है। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्क होता है, वैसे ट्रांसफार्मर उसमें आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपको वो करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने समझने हैं। एक तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ बच्चों यहाँ पे ये रहा आपका ये वाला 5.15। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये नया एग्जाम्पल है एक तो, और एक इसके जैसा आपकी बुक में और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, तो इस कारण मैं आपको करवा रहा हूँ। डिफरेंट से एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के। समझ आई बात? देखो क्या पूछा है कि ये बल्ब ऑफ 220 वोल्ट एंड 110 वाट, ठीक है, is connected with a source of 110 volt. Calculate the value of power consumed by the bulb. देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि एक बल्ब है और उस बल्ब की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। अब मतलब क्या है इसका भी, ये जो बल्ब है 220 वोल्ट पे वर्क करता है और जो इसकी पावर है, टोटल पावर है, मतलब ये जो पावर कंज्यूम करेगा 110 वॉट है। मतलब ये 1 सेकंड में आप कह सकते हो भी कितनी एनर्जी यूज करता है ये, 110 जूल, 110 जूल। ठीक है, इसका मतलब ये है भी 1 सेकंड में कितनी ये एनर्जी यूज करता है, 110 जूल। तो उसको ही अपने पावर बोल देते हैं। 1 सेकंड में जो कंज्यूम्ड एनर्जी होती है, तो 110 वॉट इसकी क्या है, पावर है। और इसको कनेक्ट कर दिया आपने 110 वोल्ट यानी 110 वोल्ट के किसी सोर्स से। ठीक है, उसकी वोल्टेज 110 ही है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका बल्ब है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है वो आपको बताना है यहाँ पे। भी देखो जब आपकी जो यहाँ पे वोल्टेज है 220 वोल्ट,
220 ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो ये बल्ब क्या है सहन कर सकता है। अगर आपने वोल्टेज इससे ज़्यादा लगा दी तो ये बल्ब इसको सहन नहीं कर पाएगा। यानी मैक्सिमम इतनी वोल्टेज पर वो वर्क करता है और इतनी पावर वो कंज्यूम करता है इस वोल्टेज पे 220 वोल्ट पे। अब आपको कह दिया कि 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया, तो अब आप पावर की वैल्यू बताओ भी, पावर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी अब अगर मैं इसको घरेलू भाषा में बोलूँ ना भी 110 वॉट का बल्ब आपके पास, ठीक है, सॉरी 110 वोल्ट नहीं है यहाँ पे, ये रहा 110 वॉट, 110 वॉट नहीं है बल्ब की पावर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 100 वॉट है, ये देखो। तो इसको 100 कर लेना आप। मैंने भी कहा ये ऐसे कैसे है कि जो बल्ब की पावर है वो 110 वोट ना हो कि कितनी है 100 है। बल्ब आपका 100 वॉट का है, इसको सही कर लेना आप बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो बल्ब की जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है। अब आप इसको घरेलू भाषा में मैं ये बता रहा था क्या कह सकते हो कि अगर मान लो बल्ब को आपने 220 वोल्ट पर लगाया तो वो पावर कितनी कंज्यूम करता है 100 वॉट की। अगर आपने कम वोल्टेज पर लगा दिया तो वो जलेगा तो सही, लेकिन कम जलेगा। ठीक है, कितना कम जलेगा, कितनी कम रोशनी देगा वो अपने को निकालना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मेथड है वो यही रहेगा क्वेश्चन का। आप इसमें क्यों नहीं कर सकते कि सर ऐसा क्यों होगा, ये ऐसे ही हल होता है। ठीक है ना, तो जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले बल्ब का वो फाइंड करते हैं। वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। ये क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो कैसे, क्योंकि P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन R आपके पास एक फॉर्मूला है, वहाँ से आया ये। ठीक है ना, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस R को यहाँ पे ले आए और इस P को इसके नीचे ले आए, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। तो 220 इंटू 220 बटा में 100, तो इससे ये कैंसिल 2 जीरो से, तो ये बन गया 484 ओम। R की वैल्यू 484 ओम। अब देखो जो आपका सोर्स है वोल्टेज का, उसकी वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट है। तो अब पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा, अब ये P डैश पावर होगी। P पावर तो क्या है बल्ब की टोटल जितनी वो कंज्यूम कर सकता है। अब करेगा कितनी, वो क्या है, वो अपनी इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगी कि जो वोल्टेज आपने लगाई हुई है। करेगा किस पर डिपेंड करेगा, जो वोल्टेज आपने लगा रखी है, मतलब 110 वोल्ट पे। तो अपने को पावर निकालनी है तो वी डैश स्क्वेयर अपॉन आर, फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। वी डैश स्क्वेयर अपॉन में आर जो बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो अब 110 को 110 और 484 को मैंने 22 इंटू 22 लिख दिया, क्योंकि ये कैंसिल हो गए 5 और ये कैंसिल हो गए 5, तो 25 वॉट वहाँ पे पावर कंज्यूम करेगा। मतलब जितनी पावर वो कंज्यूम करता है बल्ब 220 वोल्ट पे, उससे क्या है 1/4 पावर ही कंज्यूम करेगा 110 वोल्ट पर। समझ आई बात। तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार करके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा और क्वेश्चन आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, बस यही है एक शायद, और आपके जो छोटे क्वेश्चन है उसमें है। ठीक है, अब आओ मेन क्वेश्चन पर, जो सबसे यानी कि बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को और जो आपके काम आने वाला है, घर में भी काम आने वाला है ये क्वेश्चन, आपके जो आपकी डेली लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखो क्या दिया हुआ आपको और क्या पूछा हुआ है कि इन ए हाउस 4 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 4 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट इज ग्लो एवरी डे फॉर 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी एक घर में 4 बल्ब तो 100 वॉट के हैं और 4 बल्ब भी 40 वॉट के हैं। अब जो 100 वॉट वाले हैं वो डेली 4 घंटे 4 आवर्स, और जो 40 वॉट वाले हैं वो डेली 6 आवर्स क्या है ग्लो करते हैं, मतलब जला के रखते हैं उनको। ठीक है, 2 फैंस है, 2 फैन लगे हुए हैं, 60 वॉट का एक फ़ैन है और उनको डेली 8 घंटे अपने चलाते हैं, 8 आवर्स। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ ऑफ 30 डेज, यानी 30 डेज का एक मंथ है, उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एनर्जी निकालनी है कितनी कंज्यूम हुई। आल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, यानी कि उसने कितनी यूनिट आपका खर्चा हुआ पहले तो वो निकालना है, इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है यूनिट की फॉर्म में, और फिर आपको दिया हुआ है कि कितना खर्चा हुआ, 1 यूनिट का रेट इतना है, तो टोटल जितनी यूनिट आपकी खर्च हुई उसका क्या करना है आपको निकालना, मतलब बिजली का बिल निकालना है घर का। ठीक है, तो अब इसका तरीका सीख लो, इसका यही तरीका रहेगा। अगर आप अपने घर में भी कैलकुलेट करना चाहो तो इसको कर सकते हो, वैसे आपको उसकी पावर का पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली अपने को पता ही होता है, जो एलईडी है 32 इंच की है, मान लो 50 वॉट की होती है वो। जो बल्ब होते हैं अपने एलईडी बल्ब, ये 7 वॉट 9 वॉट 12 15 इतने वॉट के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं।
ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो वो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। सबसे पहले आप क्या करो, हर एक जो आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है, चाहे वो बल्ब है चाहे फैन है, वो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी वैल्यू निकालो। फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगी। और फिर उसको क्या है, यूनिट में या किलोवाट इनटू आवर में चेंज करना है। यूनिट में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आएगी जूल इनटू सेकंड में आएगी। अब देखो कैसे, सॉरी जूल इंटू सेकंड क्या, वॉट इंटू आपके पास ओवर में, या वॉट इंटू सेकंड में आप कह सकते हो। अब देखो कैसे कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 4 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट फॉर 4 आवर्स इन ए डे, यानी 4 बल्ब हैं, चारों 100 वॉट के हैं, तो टोटल कितने वॉट होगी पावर आपकी, 400 वॉट होगी। और हर एक बल्ब 4 घंटे यानी क्या है जलता है, वो ग्लो करता है। तो 400 वॉट क्या है, 4 आवर्स के लिए जलता है। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 100 इंटू 4 यानी 1600 वॉट इंटू आवर। अब आप कहोगे कि सर आवर ही क्यों लिया, सेकंड क्यों नहीं लिया। तो बच्चों अपना जो लास्ट में अपनी यूनिट निकालते हैं किलोवाट इंटू आवर ही आता है। तो आवर तो पहले ही बना हुआ है, अपने उसको सेकंड में चेंज करके दोबारा आवर में क्यों चेंज करें उससे। तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पर आ जाओ। नेक्स्ट इसमें अपने पास है 40 वॉट के 4 बल्ब हैं, तो टोटल हो गया 160 वॉट। 160 वॉट हो गया। और ये कितने आवर्स चलते हैं डेली, 6 आवर्स। तो ये 40 इंटू 4 इंटू 6 यानी 960 वॉट इंटू आवर, ये आ गया। अब 2 फैंस है 60 वॉट के और 8 आवर्स डेली चलते हैं, तो 60 इंटू 2 इंटू 8 यानी 960 वॉट इंटू आवर। तो अब तीनों जो इक्विपमेंट जितने जलते हैं आपके घर में, वो क्या आ गए, तीनों की एक दिन में कितनी एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की उसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब 30 डेज के लिए निकालनी है, तो पहले तीनों की टोटल निकाल लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। अब देखो एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए डे, एक दिन में जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो हुई 960 तो ये आ गया 3520 वॉट इंटू आवर, ये आ गई। ये एक दिन की है। अब आपको क्या करना है, 30 डेज की या 1 मंथ की निकालनी है, तो 3520 इंटू 30 तो 105600 वॉट इंटू आवर आ गया। ये पावर की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी एज्यूम हुई है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है आपको वो आ गई। ठीक है। अब इसको किलोवाट में बदलना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं 10 ग्राम दूं और इसको कहूं कि 10 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करो, तो आप कहोगे कि सर इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तब ये क्या आ जाता है, 1/100 किलोग्राम आ जाता है। यानी क्या किया, जो आपके पास छोटी यूनिट हो ग्राम हो, उसको बड़ी यूनिट किलोग्राम में चेंज करना है तो डिवाइड करते हैं 1000 से। अब वही चीज़ यहाँ पे, अब वॉट को किलोवाट में चेंज करना है, तो मतलब आपको इस जो क्वांटिटी है ये वाली, इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 की 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी और ये बन जाएगा 105.6 किलोवाट इंटू आवर। और आपको पता है किलोवाट इंटू आवर को ही अपने क्या लिख देते हैं, 1 यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो समझ आई बात। तो 1 यूनिट यानी 105.6 यूनिट आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है। टोटल एनर्जी इतनी कंज्यूम हुई, समझ आई बात। अब आपको पता है कि एक यूनिट का रेट है 5 रुपीज़, तो 105.6 यूनिट का रेट कितना हो जाएगा, 528 रुपीज़ आपके पास, यानी 528 रुपये बिजली का बिल आ जाएगा एक, यानी कि एक महीने का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, अब देखो मुँह जुबानी निकालते हैं अपने कि 50 वॉट की एलईडी आपके घर में और वो 6 घंटे जलती है डेली। ठीक है, तो एक महीने में जो 30 डेज का मंथ होता है उसमें उसने कितने यूनिट यूज हुए आपके, वो निकालो। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। आपको पता है 50 वॉट की है, डेली 6 घंटे चलती है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 6 घंटे जलती है, 50 वॉट की है, और एक ही एलईडी है तो एक, तो डेली 300 हो गया। और जब इसको मैंने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई किया ये पूरे महीने के लिए, तो ये क्या आ गया 9000, और ये यहाँ पे आएगा वॉट इंटू आवर। अब इसको किलोवाट में चेंज करना है तो इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से, तो 0 से 0 यानी 9 किलोवाट इंटू ओवर या 9 यूनिट। यानी अगर 50 वाट की एलईडी को आप डेली 6 घंटे चलाते हो तो एक महीने में 9 यूनिट बिजली वो कंज्यूम करेगी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। 9 यूनिट आपके बिजली बिल में ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो भी ये एक मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमारा जो बिजली का बिल है वो कितना आ सकता है।
ठीक है ना। आगे से कभी भी दुकान पर जाओ कोई ट्यूबलाइट लेने या कुछ भी, तो वहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया करो कि इसमें से कौन सी किफ़ायती है अपने को, जिसमें फ़ायदा हो आपको। ठीक है। अब जैसे मान लो पहले जो घरों में ट्यूबलाइट लगी होती थी बड़ी, जिसमें चौक लगी होती थी, और बड़े वाली ट्यूबलाइट वो 40 वॉट की होती थी। अब बिल्कुल उसके बराबर लाइट अपने को जो अब क्या है 12 वॉट की आती है एलईडी, या 15 वॉट की एलईडी लाइट आती है, वही दे देती है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 40 और ये हो गया यहाँ पे 12 हो गया, तो मतलब 3 गुनी लाइट वो ज़्यादा यानी कि कंज्यूम करती थी, मतलब अपना बिजली का बिल 3 गुना कम हो गया पहले से। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो ये तो बातें चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिजली का बिल निकालना आपको आसान लगा या नहीं समझ आया। नहीं समझ आया तो इसको एक बार और देखना, क्वेश्चन को आ जाएगा समझ आपको, मुझे उम्मीद आपके आ भी गया होगा समझ। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।